जय हिंद। नमस्कार साथियों, इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी पेपर 3 की यूनिट 10 जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र को। इसके पहले आपको 3 लेक्चर्स मिल चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भूगर्भ शास्त्र क्या होता है, जियोलॉजी क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। साथ में हमने अर्थ के बारे में देखा था कि क्रस्ट मेंटल कोर कैसे रहता है, अर्थ किस तरीके से बनती है, ओरिजिनेशन की क्या क्या थ्योरी थी, ठीक है, कि बफन हाइपोथेसिस क्या था, लाप्लास हाइपोथेसिस क्या था, कांत का हाइपोथेसिस क्या था, ये सारी थ्योरीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने समय सारणी को देखा था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, कि किस तरीके से इयॉन्स बनते हैं, फिर पीरियड्स बनते हैं, फिर आप देखते हैं कि जो आपके जुरासिक पीरियड था, क्रेटेशियस पीरियड था, इस तरीके के जो पीरियड्स हैं उनमें क्या किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे और वो ऑर्गेनिजम्स टाइम टू टाइम किस तरीके से चेंज हुए। ठीक है, तो जियोलॉजी का जब हम मतलब समझते हैं तो हमें क्या रहता है कि एक ये स्टडी रहती है, अर्थ किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ उसका, वहां पे कैसे प्राणी या कैसे ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, उसमें किस तरीके से प्रोसेस चेंज हो रही है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, पहले लेक्चर में हमने जब देखा था कि भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा और उसके बारे में पढ़ा था, क्रस्ट मेंटल कोर, स्थल मंडल और जल मंडल, मतलब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। फिर हमने देखा था दूसरे लेक्चर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था और अर्थ की जो ओरिजिनेशन है और उसकी एज से लेके जो थ्योरीज थी उनको पढ़ा था। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से रॉक्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक देखा था। इग्नियस रॉक्स किस तरीके के होते हैं, क्या उनका टाइप रहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरीके से बनते हैं, क्या चेंजेस रहती है, ऑर्गेनिक मैटर जो है फॉसिल्स कहां पे मिलते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर करी हुई हैं। फिर लास्ट जो है अभी हमारा ये लेक्चर आएगा, ठीक है, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। इसमें आज जो है हमें पढ़ना है क्या, हमारे फॉसिल्स, मतलब जीवाश्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जीवाश्म फॉसिल बोलते हैं जिसको, और साथ में अपक्ष और अपर्दन मतलब वेदरिंग और इरोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा, अगर हम देखते हैं कि सॉइल अगर इस लेक्चर में हो पाएगा तो वो भी हम कवर कर लेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये जो है ग्राउंड वाटर, प्राकृतिक जो कोयला है आपका, नेचुरल गैस आ जाएगी, ठीक है, ऑयल आ जाएगा, ये सारा जो है पूरा हम कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कोशिश यह रही है कि 5 लेक्चर में आपको पूरी जियोलॉजी जो है, पूरा भूगर्भ शास्त्र हिंदी और इंग्लिश में आपको पूरा कवर करवा दिया जाए। इसमें यह है कि देखिए पूरा कंटेंट है, ठीक है, आप अगर देखेंगे पीडीएफ के फॉर्म में तो अराउंड 264 जो है 244 पेजेस जो हैं वो हो चुके हैं। ये जो सारा कंटेंट है वो आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा कि इसमें जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनको भी चीजें जो हैं वो आराम से क्लियर होती जाएंगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पूरे नोट्स हैं, ये पूरे नोट्स जो हैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद में एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो आपको विहांश इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है, कहां से, प्ले स्टोर से, और ये जो पूरे पीडीएफ रहेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है, पर वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। चलिए, तो आज जो है हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, आज से हमें शुरुआत करनी है फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स पढ़ेंगे, फिर हम वेदरिंग और इरोजन पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉसिल या फिर जीवाश्म की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है। अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर आप जब भी पीएससी की या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको जो चीजें रहती हैं, जिस तरीके से फॉर्मेट रहता है पढ़ने का, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसके डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है कि व्हाट, ठीक है, कि वो क्या चीज है, क्या पढ़ रहे हैं। फिर उसका एक रीजन आता है व्हाई, कि ये क्यों है, क्या होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अगर हिस्ट्री वगैरह है तो व्हेन भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक। फिर हाउ आ जाता है, फिर उसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एप्लीकेशंस के साथ साथ में उसके क्या पॉजिटिव्स होते हैं, उसके नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो कवर करने चाहिए हमें। तो पहला जो है, अगर आप जीवाश्म्स की बात करोगे या फॉसिल्स की बात करोगे तो आपके दिमाग में पहला यही थॉट आएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। तो जीवाश्म या फॉसिल का मतलब होता है कि आपने जैसे देखा था कि दुनिया में अलग अलग टाइम पे क्या हुए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आए, ये आपको पता है, ठीक है। पहले मैमल्स, एम्फीबियंस में चेंजेस आने लग गए, ठीक है, डायनासोर्स वगैरह दिखने लग गए। आप देखते हैं कि डिंडोरी में फॉसिल नेशनल पार्क भी है, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क है वो। उसका मतलब क्या होता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ये किसी भी फॉर्म में क्या हो जाए, अर्थ में स्टोर हो जाए, ठीक है। इसके बाद में इसमें ये क्या होगा, हजारों साल बाद ये हमें मिले कैसे भी करके, तो हमें क्या है, उसके जो भी रिमेनिंग थी उससे हम उसकी क्या कर पाए, उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन निकाल लें। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म या फिर फॉसिल बोलेंगे। फिर से समझते हैं क्लियरली आपको। आप ये समझिए कि चलो आज जो है, ठीक है, आज 2022 है, ठीक है। 2022 में सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई शेर है सपोज, तो वो शेर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेड हो गया वो।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसका अगर ब्यूरियल होता है तो यहां पे उसको गाड़ दिया जाएगा। अब उसको गाड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा, जो भी बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उसको डिकम्पोज करने लग जाएंगे। पर कैसे भी तरीके से अगर हम बोल दें कि उसके ऊपर और मिट्टी डल जाती है या जो भी हो जाता है कि वो बहुत नीचे आ जाता है, तो उसके कारण जो उसकी हड्डियां थी वो स्टोर हो जाती हैं, और ऐसे ही उसके ऊपर क्या हो रहा है, बार बार मिट्टी डलती जा रही है। फिर अगर आप देखेंगे 1000 साल बाद, अगर 1000 साल बाद अगर वहां पे उस जगह की खुदाई होती है और वो शेर की जो है आपको जो भी उसकी अस्थियां थी या जो भी उसकी बोन्स थी वो आपको मिलती हैं, तो वो क्या कहलाएगी, फॉसिल्स कहलाएगी। तो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक रिमेनिंग है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे या प्लांट्स थे जो कि हजारों साल पहले क्या हो गए, आपकी धरती पे गाड़ दिए गए थे या जैसे भी उसमें मिल गए थे, जिसके कारण उनका प्रिजर्वेशन हो गया। अब जो है हम उनको निकालते हैं, तो जो हमें उस टाइम की इंफॉर्मेशन मिलती है उस चीज से, हम उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म या फिर फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो फॉसिल का अगर आप समझेंगे तो फॉसिल क्या है, एक तरीके से एविडेंस है कि लाइफ फॉर्म उस टाइम पे किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था, कैसे जो है प्राणी वहां पे रह रहे थे उस टाइम पे, उनके बारे में सब सारी चीजें हमें पता चलती हैं। और फिर आपको पता है कि कोई भी चीज की अगर आयु निकालनी रहती, एज निकालनी रहती है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स की स्टडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जीवाश्म की जो स्टडी होती है, जियोलॉजी में अगर हम बात करें तो उसको पैलिएंटोलॉजी बोला जाता है। ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है। अब ये जो फॉसिल्स थे ये क्या है, आपको एविडेंस बताते हैं। आप अगर देखते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो होता है, हड़प्पा होता है, इसकी जो कल्चर था वो हम पढ़ते हैं। उसके बारे में आपको पता कैसे चलता है, आपके एक्सकेवेशन होते हैं, ठीक है, जो आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कहीं कहीं एरिया में जाके खुदाई करता है। अब वो खुदाई करता है तो वहां से उसको क्या मिलते हैं, कई अस्थियां मिल जाती हैं, कोई सील मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपके सील थप्पे वगैरह होते हैं, कुछ बर्तन मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सारे जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, ये तो आपके एविडेंसेस हैं, पर उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि ह्यूमन स्कल मिल गया, ठीक है, कोई हॉर्सेस वगैरह की हड्डियां मिल गई, तो इससे क्या होता है, उस टाइम पे किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे थे वो एविडेंस हमें पता लगता है। तो यही क्या कहलाएगा, आपका जीवाश्म या फिर फॉसिल कहलाते हैं। अब इसके बारे में हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम जियोलॉजी की बात कर रहे थे तो जियोलॉजी क्या था, एक स्टडी थी, स्टडी ऑफ अर्थ थी, उसके अंदर जो प्राणी रह रहे थे, जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे उनके बारे में एक स्टडी थी, और साथ में हम देख रहे थे कि जीवाश्म या फिर जो आपके फॉसिल्स होते हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, अर्थ किस तरह से चेंज हो रही है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज आ रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अर्थ की अगर स्टडी करना है तो उसके अंदर हम पूरा क्रस्ट मेंटल कोर तक तो जा नहीं पाते, हम इन्हीं सब फैक्टर्स से क्या करते हैं, उसको देखते हैं। जो भी आपकी माइनिंग होती है वहां पे कुछ आपको एविडेंसेस मिलते हैं। तो फॉसिल्स का मतलब ये नहीं होगा कि आपके पूरे अर्थ क्रस्ट के ऊपर ऊपर लेयर में कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाए, ये काफी नीचे होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस है, वेदरिंग और इरोजन चलता रहेगा। ठीक है, कहीं पत्थर रहेंगे, वो पत्थर टूटते जाएंगे, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक लेयर ऑफ सॉइल बनेगी, वो हट जाएगी, उसका इरोजन हो जाएगा, फिर दूसरी लेयर ऑफ सॉइल बनती जाएगी। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अगर डेड हो जाते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अगर वहां पे मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रॉक्स में मिल जाते हैं। अब रॉक्स में मिल गए वो, तो क्या हो जाएगा, उनका सेडिमेंट बन जाएगा। और हमने सेडिमेंट जो रॉक्स थे उनके बारे में पढ़ा ही हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, किसी भी ना किसी फैक्टर से अलग अलग मिल जाते हैं। आपका ये ऑर्गेनिक मैटर रहता है जो हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ा था, तो ये आपका जो मिल गया उसके कारण कॉम्पैक्टनेस, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या होगा, वो रॉक का फॉर्म ले लेगा, और इसके कारण ये जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, अगर ये डिकम्पोज नहीं हो पाए तभी तो ये सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप देख रहे हो कि सपोज कोई वेजिटेबल पील है, ठीक है, वो 1 दिन 2 दिन रख दोगे आप, अगर जो ग्राउंड में है वो आप डाल देंगे, ठीक है, तो वो 1 साल बाद देखेंगे कि वो तो पूरा गल चुका होगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको पूरा खत्म, डिकम्पोज हो चुका होगा। पर अगर उसके रिमेन्स है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये जो फॉसिल्स होना चाहिए ये थोड़े से कड़क होने चाहिए। ये कड़क होंगे, ठीक है, हार्ड पोर्शन रहेगा, तब जाके इनका क्या है, रॉक फॉर्मेशन हो पाएगा, और ये क्या हो पाएंगे, प्रिजर्व हो पाएंगे। और इसी को अगर हम देखते हैं तो बहुत समय के बाद में ये जो मटेरियल है इसको क्या बोला जाएगा, फॉसिल बोला जाएगा। ठीक, तो आपको एक पूरा यहां पे एक अंदाजा हो गया कि फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म क्या होते हैं।
ठीक है, और ये क्यों काम आते हैं, ये दो चीज अभी मैंने क्लियर करी आपको कि ये क्यों काम आते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, जो पुरानी लाइफस्टाइल थी उसके एविडेंसेस मिलते हैं, अर्थ में किस तरह से चेंज आ रहा है, ऑर्गेनिजम्स कैसे रह रहे थे। अब आप देख रहे हो कि डिंडोरी में जो फॉसिल नेशनल पार्क है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, डायनासोर्स वगैरह के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, वहां पे डक किया गया होगा, खुदाई हुई होगी, तो वहां से हड्डियां वगैरह मिली होंगी। तो इसी तरह से क्या होता है, हम पुरानी लाइफस्टाइल को चेक कर पाते हैं या उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो यही जियोलॉजी है, जियोलॉजी स्टडी ही इस चीज की है। अब देखते हैं हम, अब यहां पे आप देखेंगे कि मेनली फॉसिल्स आपको मिलते कहां हैं, मेनली फॉसिल्स आपको मरीन इकोसिस्टम्स में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपके यहां पे अगर देख रहे हैं कि जो लैंड इकोसिस्टम वगैरह बन रहा है, हमारा जो क्रस्ट है, उस पे आपको फॉसिल्स देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आप किस तरीके से इनका डिटोरिएशन ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये जो लेंथ है आप देख रहे हैं, पूरा एरिया जो है, उस एरिया में आपके सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, एफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, तो इसके कारण जो है फॉसिल्स जो है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं जल्दी। पर अगर आप देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है, जिसमें मरीन इकोसिस्टम हो गया, अब इतनी नीचे जाके तो कोई मिलता नहीं है, ठीक है, तो वहां पे उसके शेल्स हो गए, बोन्स हो गए, लीव्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जो है वो फॉसिल के फॉर्म में हमें अच्छे से जल्दी मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स के बारे में आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से रहता है। अब फॉसिल्स को अगर हम देखें तो ये क्या है, एक रिमेन्स हैं, ट्रेसेस हैं अर्ली लाइफ के, एंशिएंट लाइफ के। इसके कारण क्या होता है, हमें एविडेंसेस पता चलते हैं लाइफ में, और फिर आप देखेंगे कि इससे ही हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक, अब आगे चलते हैं तो कंडीशंस देखते हैं कि किस तरह से फॉसिल्स जो है उसका प्रिजर्वेशन होता है। तो फॉसिल का जो प्रिजर्वेशन रहता है वो एक रेयर प्रोसेस रहती है, ठीक है। हर जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जमीन में गाड़ दें तो वो फॉसिल नहीं बन सकता, ठीक, सारे ऑर्गेनिजम्स के इक्वल चांस नहीं रहते कि वो फॉसिल बन पाए। यहां पे क्या है, एक सूटेबल एनवायरमेंट चाहिए रहता है, क्योंकि वो चीज को ही कुछ टाइम बाद रॉक के फॉर्म में बन जाए, वो तभी वो प्रिजर्व हो पाएगा, ठीक है। तो मरीन इकोसिस्टम हो गया, जो हमारे शोर लाइंस हो जाती हैं, इसमें जो है फॉसिलाइजेशन जो है जल्दी हो पाता है उसका। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, कंडीशंस की, तो कंडीशंस किस तरीके से रहेंगे, तो सेवरल फैक्टर रहते हैं। जो भी चीज है, जो भी ऑर्गेनिजम्स की रिमेन्स है, बोन्स हैं, टीथ्स हैं, ठीक है, शेल्स हैं, ये जो है हार्ड पार्ट होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। सॉफ्ट पार्ट जैसे रहता है, अगर आप मसल्स की बात करें, स्किन्स की बात करें, या इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, तो ये क्या हो जाती है, गल जाती हैं, ठीक है, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये आपके फॉसिल्स में आपको देखने को नहीं मिलते। फिर ये जो है फॉसिल्स के बारे में अगर हम देखें तो ये फॉसिल जो है सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में मिलेंगे, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, इन सब में मिलेंगे आपको। ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं, आपको पता है कि कार्बन के फॉर्म में मिलेगा। कोयला एक सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है, उसमें भी आपको फॉसिल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कार्बनाइजेशन होता है उसमें। कार्बन का मतलब क्या हुआ, कार्बन कहां से आती है, जो ऑर्गेनिक मैटर, जो ह्यूमस रहता है, वही उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो फॉसिल्स जो है आपको इस तरीके के रॉक्स में देखने को ज्यादातर मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स में आपको पढ़ना क्या था और हमने क्या पढ़ा है। फॉसिल क्या होता है ये आप लिख सकते हैं, आपको डेफिनेशन समझा दी गई है, ठीक है, कि जीवाश्म के अध्ययन को भी क्या बोलते हैं, जीवाश्म होता क्या है, ठीक है, उसके स्वरूप किस तरीके से होते हैं, ये हमने समझा। हमने क्या समझा कि फॉसिल्स जरूरी क्यों हैं, ये आपको समझ में आ गया कि जीवाश्म किस तरीके से जरूरी है, वो हमारे को अर्थ के बारे में बताते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमें पता चल गया, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उन फॉसिल्स का, जीवाश्म किस तरीके से प्रिजर्व करे जाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। आपको जो है क्वेश्चन इसी में से आएगा कि फॉसिल क्या होता है, क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, बस। इसके अलावा आपको फॉसिल्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, ना ही आपको इसके बारे में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत है, ठीक। ये आपका इंग्लिश हिंदी सब में लिखा हुआ है, सेम चीज है, जो भी है अपन ने एक एक लाइन को अच्छे से समझा हुआ है, ठीक। अब यहां पे लाइन रीड करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, ठीक है। अब अगली बात करें हम, तो यहां पे देखेंगे कि वेदरिंग और इरोजन पढ़ना है हमें। अगला टॉपिक जो है हमारा वेदरिंग और इरोजन है। तो आप यहां पे आप समझेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था, तो हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी, साथ में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी, ठीक, कि आप देख रहे हैं कि पूरा एक लैंड मास था, वो टूट गया, बट गया आपस में, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा था। तो अगर उसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा और आगे चलें, छोटे छोटे पार्ट में बांट करें, ठीक है, वहां पे तो लैंड मास टूटा था पूरा, ठीक है, जिसमें आपको जो है पेंजिया पेंथेल्सा अपन बात करते हैं, ठीक है, फिर लॉरेशिया गोंडवाना लैंड में टूट गया, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। तो इसका मतलब आप अगर वेदरिंग की बात करोगे तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक सपोज रॉक है, एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है,
वो रॉक कभी ना कभी टूटेगा। अब वो अपने आप तो टूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर तो लगेगा, ठीक है, फिजिक्स लग रही है नॉर्मल, ठीक है, कि एक्सटर्नल फोर्स तो लगना ही चाहिए। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कहां से आएगा? या तो एयर का आ सकता है, विंड का, ठीक है, कंटिन्यूअस विंड का आएगा, या तो पानी का हो सकता है, ठीक है। तो आप खुद ही देखते हैं कि जो नदियां निकलती हैं वो पहाड़ से निकलती हैं, ठीक है, पहाड़ चीर के निकलती हैं, अपन बोला जाता है। पानी का जो है परसिस्टेंस होता है उसके कारण, है ना। तो यहां पर ये क्या होता है कि जो पर्वत टूट जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं, यही प्रोसेस जो है इसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन का मतलब क्या हो जाता है? अगर वेदरिंग को हिंदी में अगर हम बात करें तो अपक्षय बोलते हैं, ठीक है, और इरोजन की अगर हम बात करें तो अपक्षरण बोलते हैं, अपक्षरण, ठीक है, चलता है हिंदी में। अब आप यहां पे देखेंगे कि इरोजन की हम बात करते हैं तो इरोजन का मतलब क्या हुआ? अब जैसे आपने देखा कि कोई पत्थर टूट गया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वही नदियां क्या है? पत्थरों को आगे ले जाती हैं, वही जो विंड है वो पत्थरों को आगे ले जाती है। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इरोजन बोल देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वेदरिंग और इरोजन क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस फोर्सेस तो लग रहे हैं। अर्थ में भी आप देख रहे हैं जो मॉल्टेन लावा जो रहता है, ठीक है, जो मैग्मा रहता है, उसमें भी कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। हम देख रहे हैं कि सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल में क्या हुआ? अपन क्या करते हैं? रोड बना दी गई, ठीक है, रोड बना दी गई, ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल मेथड हो गई। इसके अलावा जो पेड़ वेड़ काट देते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। तो विंड और पानी के कारण क्या हो जाता है? बाढ़ वगैरह आ गई तो वो अपने साथ में पूरी सॉइल को ले गई। तो सॉइल ले गई तो वो एरिया क्या हो गया? खाली हो गया। वो खाली हो गया, उसके नीचे की सॉइल आ गई। फिर ऐसे करते करते क्या हो रहा है? पूरी सॉइल डिप्लीट होती जा रही है। तो ये प्रोसेस इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि ये जो फैक्टर्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे अर्थ के फॉर्मेशन में। अर्थ का जब फॉर्मेशन हो चुका है तो किस तरह से प्रोसेस वेरी कर रही है, क्या उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इरोजन के कारण क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, फ्लड वगैरह जो आ रही हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि वेदरिंग पढ़ना है और इरोजन पढ़ना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम डेनोडेशन बोलते हैं। डेनोडेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को अनकवर कर देना, स्ट्रिप ऑफ कर देना उस चीज को, ठीक है। अब ये क्या होता है? एक मास मूवमेंट रहती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और ब्रेक डाउन भी होता है। मतलब कोई एक बड़ा सा पत्थर था, उसका ब्रेक डाउन हुआ तो उसकी वेदरिंग कहलाएगी, और वही छोटे छोटे टुकड़े एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? आपके इरोजन कहलाएंगे। ठीक, चलिए डेफिनेशंस को देखते हैं अगर हम। तो वेदरिंग का मतलब क्या हो जाता है? वेदरिंग का मतलब हमने बता दिया कि ये ब्रेक डाउन रहेगा, ठीक है, याद हो जाएगा आपको सुन सुन के यहां पे कि वेदरिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन होगा अर्थ सरफेस के पार्टिकल्स का जो कि सेडिमेंट्स के फॉर्म में बन जाते हैं। फिर बात आती है डेन्यूडेशन की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनाच्छादन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया आपका? कि ये जो है दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, मतलब ब्रेकडाउन और साथ में ट्रांसपोर्टेशन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या हो जाता है? कि जो हमारी मृदा रहती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चले जाए, न्यूट्रिएंट्स उसके चले जाएं, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोसेस जो है वो आपकी मास मूवमेंट के कारण और ट्रांसपोर्टेशन के कारण होती है। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रोसेस को देखें, यहां पर आप देखेंगे कि पहले प्रोसेस हो रही है, ठीक। अब प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि वेदरिंग है, इरोजन है। इधर देखेंगे अगर हम एग्जाम्पल में, तो ये प्रोसेस क्या है? वेदरिंग है। वेदरिंग किसके कारण हो सकती है? आपके केमिकल एक्शंस के कारण हो सकती है, मॉलिक्यूलर स्टेटस हो सकते हैं, ग्रेविटी भी होती है। आप पत्थर देख रहे हैं, पहाड़ है सपोज यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ पे क्या लगे हुए हैं? आपके पत्थर वगैरह हैं, तो कंटिन्यूअस इस पे भी क्या होता है? फोर्स लगता है, तो एक ना एक टाइम के बाद में वो पत्थर टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? उसकी वेदरिंग की प्रोसेस कहलाएगी। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, तो उसके अलग अलग एजेंट्स रहेंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। आपका जो पत्थर है, ठीक है, और साथ में पानी हो गया, विंड हो गया, ये सारा। आप देखते हैं कि जब रेगिस्तान में जाओगे, तो आपको क्या दिखता है? जो हवा चलती है, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम पे देखते होगे कि लोग जाते हैं दुबई वगैरह, तो वहां पे रेगिस्तान रहता है, ठीक है। अब वहां पे जाएंगे तो कंटिन्यूअस हवा चलती रहती है, तो रेत एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, तो वो क्या है? उसका इरोजन ही कहलाता है। तो विंड क्या हो गई? उसका एजेंट ऑफ इरोजन हो जाती है। अब वेदरिंग की बात करते हैं, तो वेदरिंग क्या है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन है, किसका? रॉक्स का। अब देखो, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ये अलग अलग टर्म है, ठीक है। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? बाय द एजेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, एयर, इनके कारण क्या हो जाए? डिसइंटीग्रेशन हो जाए, रॉक टूट जाए, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कोई भी चीज का ब्रेकडाउन हो जाना अलग अलग सब्सटेंसेस पे,
ठीक। और केमिकल डिकम्पोजिशन भी क्या होती है, आपकी वेदरिंग में आएगी। केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल जिस भी केमिकल्स से बना हुआ है वो आपस में डिकम्पोज हो जाए। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो भी ब्रेकडाउन हो रहा है, अब कैसे होता है केमिकल डिकम्पोजिशन, कैसे होगा। सपोज कोई रॉक है, रॉक के अंदर क्या है, वाटर भी है, हाइड्रेटेड रॉक है वो, तो उसके केमिकल में आपका H2O आएगा। अब किसी तरीके से क्या हो गया, वो जो वाटर है क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हो गया तो क्या बन गया, उसके अंदर होल्स बन गए, एयर आ गई। एयर के कारण क्या हो गया, वो जो है उस पर प्रेशर पड़ा तो वो टूट गया। तो इसके कारण क्या हुआ, उसका केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हुआ। मेटामॉर्फिक रॉक इसी तरीके से तो बनते हैं कि उसके केमिकल फॉर्मूले में क्या होता है, चेंज आता है। इस तरीके से क्या हम बता सकते हैं कि जो भी रॉक्स अगर टूट रहे हैं तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मैकेनिकली टूट जाएं या फिर उनका जो है केमिकल डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन हो जाए। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, वेदरिंग और इरोजन होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहां पे आपको वेदरिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आपने जो अगर देखेंगे 2020 का पेपर अगर आप देखा होगा तो आपको सीधा सीधा जो पेपर है जियोलॉजी से पूछा गया कि वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, बता दो चुपचाप। ठीक है, तो वेदरिंग की आप डेफिनेशन लिख देंगे कि क्या होता है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, ये याद कर लेना। इसके बाद में क्या होता है, वेदरिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक होती है इन सीटू या फिर ऑन साइट प्रोसेस होती है, या फिर एक एक्स सीटू हो सकती है। अगर हम पहले बात करें वेदरिंग की प्रोसेस की, तो पहली हो सकती है क्या, केमिकल प्रोसेस होगी। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, कि पहला क्या हो सकता है, केमिकली जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए, फिर क्या होगा, फिजिकली या फिर क्या हो जाता है, मैकेनिकली होगा, या फिर बायोलॉजिकली। तीन जो है प्रोसेस के कारण क्या होगा, इनकी वेदरिंग होती है। पहली वेदरिंग अगर हम देखें केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस, तो केमिकल वेदरिंग में मतलब क्या हो जाता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें चेंज आ जाना, जिसके कारण क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो अब वो कैसे होता है, अगर आप देख रहे हैं कोई सॉल्यूशन है, उसका कार्बोनेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एयर से भी आप देखते हैं कि जंग लग जाती है। ठीक है, आप मान लो कि चलो रॉक्स की बात ना करें, आप लोहे की बात करें। ठीक है, तो आयरन है, आयरन में क्या हो गया, पानी और एयर वगैरह लग गई, उसके कारण क्या हो गई, जंग लग गई। अब जंग लग गई तो एक टाइम के बाद में वो लोहे की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब लोहा टूट सकता है तो पत्थर भी टूट ही सकता है भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से केमिकल फॉर्मूले में चेंज आने के कारण जो भी पत्थर टूट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वेदरिंग हो रही है। ठीक, तो ये जो है इसको हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, आपके कार्बोनेशन हो सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जो है वो उसमें क्या हो जा सकता, चेंज हो सकता है नाइट्रेट सल्फेट्स के कारण, जो कि अफेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है, या तो कंटिन्यूअस पानी के कारण वो पत्थर जो है उसमें सॉफ्टनेस आ जाए, वो टूट जाए, या फिर उसका इवेपोरेशन हो जाए, तो डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड्स वगैरह रेड सॉइल में पाई जाती हैं, उसके कारण भी पत्थर टूटते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस हो जाएगी। अगर हम अपक्षय की बात करें कि क्या होता है, तो मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से, आप समझिए यहां पे, ठीक है, कि मौसम और जलवायु की विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से जो भी यांत्रिक विघटन हो रहा है चट्टानों का, या फिर रासायनिक अपघटन हो रहा है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब यांत्रिक विघटन होता है। ठीक है, और केमिकल जो डिकम्पोजिशन है उसका मतलब क्या हो जाएगा, रासायनिक अपघटन होता है। इसके कारण क्या होता है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग इसका मतलब अपक्षय होता है। इसको आप परिभाषा इसकी लिख सकते हैं आराम से। ठीक, ये आपको 3 मार्कर में भी हो सकता है, आपके 5 मार्कर में भी हो सकता है। किस प्रकार से रहेगा, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल मैंने आपको बताया, मतलब रासायनिक हो सकता है, यांत्रिक हो सकता है, जैविक हो सकता है। इस 3 तरीके से होता है। क्या होगा उसका प्रोसेस, ये आपको समझ में आ गया, समझा तो हिंदी में ही रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तो इतनी बेसिक लैंग्वेजेस चल रही हैं आपकी, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज में दिक्कत आती है इंग्लिश हिंदी में, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा कवर करवाते जाएं। ठीक है, समाधान क्या रहेंगे उसके, आप देख रहे हैं कि उसका कार्बोनेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें। अगर हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है कि जो मिनरल्स हैं, आयंस है, वो वेदरिंग हो जाए उसमें। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कारण। अब आप खुद ही देखो, कोई एक पत्थर है, ठीक है, या सॉइल है, सॉइल में आप देखते हैं कि क्या होती है, अर्थवॉर्म्स वगैरह रहती हैं। अर्थवॉर्म्स वगैरह रहती हैं तो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह रहते हैं वो भी अपना जगह बनाते रहते हैं। ठीक है, रोडेंट्स वगैरह रहते हैं, तो ये जो रहता है इसके कारण भी क्या होती है, वेदरिंग होती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। भले ही आपको एक साथ देखने ना मिले, आपको एक दिन में देखने ना मिले, पर कुछ ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आप देखेंगे कि ये क्या होगा, आपको पत्थर टूटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप देखते हैं कि छोटा छोटा जो है, ठीक है, यहां पे आप ये एक पूरा पत्थर देखेंगे, कोई अर्थवॉर्म में वो अपना धीरे धीरे जगह बना रही है। ठीक है, बड़ा, तो इसके कारण क्या हो जाता है,
आपका देखने को मिलता है। ठीक है, एक वो मूवी भी थी ना जिसमें क्या करते हैं, वो काफी अच्छी मूवी है, वो पेशेंस के ऊपर है। ठीक है, जिसमें आप क्या होता है, वो जेल में रहता है, जेल में रहेगा तो फिर क्या करेगा, अपनी एक सुरंग बनाता रहता है, तो वो सुरंग एक दिन में तो बन नहीं जाती है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, जो छोटे छोटे आपके ये अर्थवॉर्म्स वगैरह रहेंगे, ये भी धीरे 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 क्या कर सकते हैं, पत्थर तोड़ देते हैं। ठीक है, दशरथ मांझी को भी टाइम लगा था पत्थर तोड़ने में। ठीक है, एक दिन में तो पहाड़ तोड़ नहीं दिया था। वैसे ही है, यही प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकल की हम बात करें तो जो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर वेदरिंग का काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल देंगे। ठीक है, हम कैसे करते हैं, इंसान लोग कैसे करते हैं, हम अपने बड़े बड़े जो हैं आपके मशीनरी ले जाते हैं, ठीक है, माइनिंग के लिए, तो हम पत्थर तोड़ देते हैं, वेदरिंग कर देते हैं उसकी। हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जो फील्ड्स रहती है उसमें कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, हल चलाते हैं, जोतते हैं, तो उससे क्या होता है, बार बार जो है पत्थर पे चोट पड़ती है, तो इसके कारण क्या होता है, ये भी प्रोसेस जो रहेगी बायोलॉजिकल वेदरिंग में आएगी आपकी। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पे वेदरिंग क्या होती है। अब यहां पे देखते हैं कि फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। अब फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी वेदरिंग जिसमें हमारी ये सारी जो चीजें हैं वो अफेक्ट नहीं कर रही, ये मतलब अब फोर्स के कारण आ रही है। ठीक है, जो कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप देख रहे हैं कि कोई पत्थर है, ठीक है, पहाड़ पे, तो उस पर कंटिन्यूअसली प्रेशर लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसके कारण वो टूट गया, तो वो हो जाता है। आप देखते हैं लैंडस्लाइड्स वगैरह आते हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह क्यों आते हैं, कोई आके वहां पत्थर पे पहाड़ से कोई धक्का तो देता नहीं है चीजों को, ठीक है, वहां पे कंटिन्यूअस एक फोर्स होता होगा, ड्राइव कर रहा होगा, जो कि जिसके कारण पूरी चीजें जो है वो नीचे आ जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब देखते हैं कि टेम्परेचर भी इसमें अफेक्ट करता है, जो वाटर प्रेशर्स रहते हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। ठीक, फिर अब वेदरिंग होती किस तरीके से है, वेदरिंग आपकी क्या हो जाएगी, या तो लार्जर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, रॉक्स जो है अपने पार्ट्स में हो जाएंगे, या फिर छोटे छोटे ग्रैन्युलर जो आप ग्रेन्स रहते हैं, छोटे छोटे मटेरियल्स रहते हैं, उसमें उनकी क्या हो जाती है, वेदरिंग हो जाती है। इस तरीके से आपको समझ में आया। अब यहां पे आप ये देखिए, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, अगर ये आपको फोटो दिख रही होगी, ठीक, ये फोटो में आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअसली क्या है, ये पत्थर आपको टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, रेनफॉल है, पानी आता है, ठीक है, हमारे यहाँ की सड़कें ही देख लो आप लोग, ठीक है, मध्य प्रदेश की सड़कें अपनी, तो वहां पर जाके देखेंगे तो क्या होता है, आज सड़क बनाई, मुख्यमंत्री जी आ रहे थे रात में, ठीक है, वो आके चले गए, 3 दिन बाद पानी गिर गया, तो क्या हो गया, पूरी सड़क बह जाती है। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली अगर पानी गिर रहा है वहां पे तो पूरी सड़क टूट गई। तो ऐसे ही पर्वत पठारों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाले जो आप इमेज देख रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली रेन आ रही है, इसमें रेन गिर रही है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, चीजें बदल जाती हैं। इस डायग्राम में हम फिर यहां पे देख सकते हैं कि आपका ये जो हो रहा है, आप देख रहे हैं ये पत्थर जो टूटे हुए दिख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, प्रोसेस एक वेदरिंग की कहलाती है। अब यहां पे कौन कौन से एजेंट्स हो रहे होंगे, रेनफॉल हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, साथ में ही प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा वेदरिंग आपको देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम किसमें, एक अलग तरीके की वेदरिंग जो है आप उसमें देख पाएंगे कि ब्लॉक सेपरेशन। ब्लॉक सेपरेशन का मतलब क्या हो गया, अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक क्या है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पत्थर जो है वो अलग अलग तरीके से ब्लॉक्स में बट गए हैं, ब्लॉक्स में उनका क्या हो गया है, आप देख रहे होंगे कि ये जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अगर आप, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके से पत्थर टूटे हुए हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका ब्लॉक सेपरेशन हो जाएगा। ये हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हो जाती है। फिर आपको देखने को मिलता है शेटरिंग वगैरह। शेटरिंग मतलब एक पूरा ब्लॉक था, वो किसी भी कारण से टूट गया, ठीक है, तो उसमें अनइक्वल पार्ट्स में उसके क्या हो गए, डिवीजन हो गया। फिर साथ में और क्या होता है, जैसे आइसबर्ग्स वगैरह रहते हैं, उनमें वेदरिंग होती है। ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रीजिंग वगैरह से क्या होता है, अब जैसे कैसे टूट जाता है, आप समझिए कि क्या हो रहा है कि बहुत ठंडा माहौल है, ठीक है, कूलिंग चल रही है वहां पे, एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, ओस गिरती है, आप देख रहे हैं, तो क्या होता है कि पत्थरों में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, स्पेसेस होते हैं, वहां पे पूरा पानी घुस जाता है, और फिर उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है कि फ्रीजिंग हो जाती है, तो वो पत्थर में जहां पे पानी था वो फ्रीज हो जाता है, तो वो क्या करता है, पत्थर में प्रेशर डालता है, जिसके कारण ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, एजेंट्स हो जाते हैं आपके, किस तरीके से वेदरिंग हो पाती है। ठीक है, फिर आप में और देखते हैं कि ये मास वेस्टिंग वगैरह हो गया, ये आपके पहाड़ी एरिया में जो पूरा एक पत्थर गिरा तो उसके कारण जो है बाकी के सारे रॉक मूवमेंट्स हो गई, उसके कारण टूट गया। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, हमने समझा कि वेदरिंग क्या होती है, अब हम उसके इफेक्ट्स के बारे में समझते हैं कि वेदरिंग से होता क्या है। वेदरिंग क्या करती है, वेदरिंग और इरोजन जी क्या करते हैं, आपके इरेगुलरिटीज क्रिएट करते हैं लैंडफॉर्म्स में। आप देखते हैं कि जैसे आपके रैपिड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है,
आप चंबल नदी के वहां पे जाएंगे, ठीक है, तो रिवाइंस बनती हैं, वो क्या करते हैं, इरोजन के कारण होता है, वेदरिंग इरोजन दोनों होती हैं। तो इस तरीके से क्या है, लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे ये एक पूरा लैंड फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें कौन कौन से एजेंट्स लग रहे होंगे, इसमें भी यहां पे आप देखेंगे कि विंड्स वगैरह जो है उसके कारण ये क्या है, इरोजन हो रहा होगा। अब वेदरिंग और इरोजन को अगर हम देखें एक साथ में, ठीक है, तो हमने बात करी थी कि वेदरिंग का मतलब होता है किसी भी ब्लॉक का टूटना, इरोजन मतलब होता है कि वो टूटे हुए सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, इतना हमने समझा था। तो अगर हम बात करते हैं जो हिंदी में अगर हम समझे तो वही हमने समझा कि किस तरीके से जो है सेडिमेंट्स बनते हैं, दानेदार चीजें होती हैं, ठीक है, तापमान किस तरीके से आता है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कैसे फ्रीजिंग होती है, क्या होता है, ये हमने पूरा समझ लिया। अब सिग्निफिकेंस समझते हैं। अगर आप देखते हैं कि मृदा की अगर हम बात करें सॉइल के फॉर्मेशन की, तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, सबसे पहले पेरेंट रॉक रहता है, पेरेंट रॉक टूटता है छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, उसमें सब्जियां हो गई, एनिमल रिमेन्स हो गए, ऑर्गेनिक चीजें जो हो गई वो मिल जाती हैं, इसके कारण जो है टाइम टू टाइम क्या बनती है, सॉइल बनती है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहता है, वेदरिंग जो है वो सॉइल इरोजन में, मतलब आपका सॉइल के फॉर्मेशन में पहला रोल रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं अगर 3 मार्कर में वेदरिंग भी आता है तो आप वेदरिंग में क्या लिख सकते हैं, वेदरिंग की आपने वो डाल दी कि वेदरिंग इज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, ये आपने एक इतने से कम शब्दों में सटीक डेफिनेशन दे दी। फिर आप क्या कर सकते हैं, वेदरिंग के बारे में पूछ रहा है तो वेदरिंग में आप टाइप्स बता सकते हैं किस तरीके से होता है, या फिर आप उसका सिग्निफिकेंस बता देते हैं कि वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वेदरिंग के कारण और क्या होता है, सॉइल का एनरिचमेंट होता है, पत्थर टूटेंगे, मिनरल्स वगैरह टूटेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे। साथ में ही आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, ठीक है, तो ये एनरिचमेंट की बात कर सकते हैं। वेदरिंग से और क्या होगा, आपकी जब अगर वेदरिंग होती है तो आपके पाथ्स वगैरह भी खुलते हैं, ठीक है, आप प्लेट्यूज वगैरह पर देखेंगे तो वहां पे पाथ खुल जाते हैं, कभी कभार कोई पत्थर टूट जाता है तो उससे आपको आगे का रास्ता दिखने मिलता है। तो ये जो है तरीके होते हैं जिसके कारण सिग्निफिकेंस आप बता सकते हो कि अपक्षय का महत्व क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इरोजन की। इरोजन का मतलब मैंने क्या बोला था, इरोजन का मतलब बताया था कि एक ओरिजिनल लोकेशन से दूसरी जगह पे वो सेडिमेंट्स का चले जाना। अब वो कैसे जाता है, कोई जाके उठा के तो लेके जाता नहीं है, वो किस तरीके से जाएगा, ग्रेविटी से जाएगा। अब ग्रेविटी से कैसे जाएगा आप समझिए, ग्रेविटी से इस तरीके से जाएगा कि सपोज ये पहाड़ था, ठीक है, कंटिन्यूअसली यहां पे एक पत्थर था, अब ग्रेविटी ने क्या कर रहा है, फोर्स तो लग रहा है, धीरे 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 ये खिसकने लगा, ये खिसक खिसक के आगे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बाय ग्रेविटी के कारण हो जाएगा। इरोजन हुआ तो है। रनिंग वाटर, पहाड़ में आप देखते हैं कि पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ में लेके आती हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स वगैरह ऊपर से, ये भी क्या हो गया, एक टाइप ऑफ इरोजन हो गया। फिर मूविंग आइस जो है आपकी, अगर देखते हैं एंटार्क्टिका वगैरह में आइसबर्ग्स जो है वो मूव करते हैं, वो अपने साथ में लेके जाते हैं। विंड जो है वो लेके जाते हैं। हम डेजर्ट में देखते हैं कि सैंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, तो ये क्या होगा, एजेंट्स ऑफ इरोजन हो जाते हैं। अब देखते हैं कि अब इरोजन के कारण क्या होता है। आपने देखा होगा जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको क्या बताए गए होंगे, मिनेंडर्स बताए गए होंगे। अब जैसे देखिए एक नदी जो है वो यहां से जा रही है, ठीक है, ऐसी मुड़ी, ठीक, तो यहां पे क्या था, अगर उसके पास में सेडिमेंट्स थे तो उसने यहां पे साइड में वो सेडिमेंट्स को जमा कर दिया, ठीक है, तो उसके पाथ में चेंज आ गया, ठीक है, तो ऐसा जो मोड़ आ गया। फिर अगर ये कट जाता है सेडिमेंट्स के कारण तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये सारे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, जो आपके रिलीफ फीचर्स बनते हैं, ये किसके कारण होते हैं, इरोजन के कारण होते हैं। तो ये इसलिए हमें सिग्निफिकेंस रहेगा। अगर आप देख रहे हैं रेवाइंस वगैरह जो बनती है, चंबल नदी में आपने देखा ना कि जो क्या करते हैं, बीहड़ बनता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि क्या हो जाता है कि इरोजन के कारण होता है, वो चंबल नदी जो है वो बना देती है, ठीक है, तो छोटे छोटे इरोजन, छोटे छोटे टुकड़े ले जाती है, तो पत्थर जो है वो ऐसे डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको दिखते हैं। ये क्या हो गया, एलुवियल फैंस जो हो गए, ये सारे जो हैं आपके बनते हैं, ठीक है, लेवीज बनता है, मेनेंडर्स, ऑक्सबो लोग, डेल्टा, आप देख डेल्टा की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, ठीक है, मतलब क्या होता है, एनरिच्ड एरिया है, जितना भी चीजें गंगा ब्रह्मपुत्र लेके आ रही हैं वहां पे उनने डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या हुआ, इरोजन के कारण ही हुआ, ठीक। तो यहां पर आप जो है ये समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए ये रिवाइंस बने हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये रिलीफ जो बनी है चीजें, ये किसके कारण बनी, इरोजन के कारण बनी। अब इरोजन के हम टाइप्स पढ़ते हैं। इरोजन के टाइप्स देख सकते हैं आप, जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्यों, किस तरीके से, उनके एजेंट्स के कारण, कि किस तरीके से इरोजन हो रहा है। पहला इरोजन आपका देखने को मिलता है आपका कोरोजन के कारण हो सकता है, हाइड्रोलिक एक्शन के कारण होता है, ठीक है, कोरेजन के कारण हो सकता है। तो अब यहां पे हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या हो गया, जो रिवर्स वगैरह लेके जाती हैं उसके कारण आपका आ जाएगा, ठीक है। कोरेजन या सॉल्यूशन के कारण अगर देखें तो कोई सॉल्यूशन जो है वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, वो उसमें पार्टिकल चेंज कर जाते हैं, तो उसके कारण जो इरोजन होगा।
अब मेनली आपको इरोजन की डेफिनेशन पूछी जाएगी। जैसे आप पिछली बार का पेपर देखेंगे तो उसमें वेदरिंग और इरोजन पूछा गया था, क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होता है, इतना आपको पढ़ना है, ये हमने पढ़ा। अब आप देख रहे हैं कि मेजर इरोजन के कारण जो है किस तरीके से रिलीफ फीचर्स बनते हैं, क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो वैलीज बनती हैं, ठीक है, जॉर्जेस कैनियंस वगैरह बनते हैं। ये आपका देखेंगे कि जो डीप वैली बनती है, ठीक है, रिफ्ट वैली बनती है। अगर घाटियां जो बनती हैं, ठीक है, नदी के कारण, अब नदी जो है वो क्या करती है, अपने साथ में पूरा सामान लेके चली जाती है, ठीक है, जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह है, तो उसके कारण घाटियां बन जाती हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये रिलीफ फीचर्स हो गए जिसके कारण इरोजन के कारण बन रहे हैं। फिर पैथोल्स, प्लंग्स होल्स बनते हैं। पैथोल्स वगैरह का आप देखते हैं कि जो गड्ढे हो जाते हैं वो इरोजन के कारण होता है। फिर आप देखेंगे कि जो मिनेंडर्स होते हैं, मिनेंडर्स आपको यहां पे दिखेंगे, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से क्या हो गया, यहां पे ये क्या है, ये पूरा इरोजन के कारण मटेरियल जम गया, तो उसके कारण नदी को क्या करना पड़ गया, अपना पाथ चेंज करना पड़ गया। अब नदी को अपना पाथ चेंज करना पड़ गया तो यहां पे ये जो पूरा रिलीफ फीचर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मिनेंडर्स कहलाएंगे। ये मोड़ जो दिख रहा है, अगर यही मोड़ में अगर यहां पे और हो जाए, मतलब नदी कट जाए, ठीक है, तो ये जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इस तरीके का अगर ये बन जाता है, ठीक है, और इतने में ही पानी है तो ये उसका ऑक्सबो लेक कहलाने लगता है। तो ये सारे जो हैं इरोजन के कारण बनते हैं, जो कि हमें देखना पड़ते हैं। डेल्टा जो है वो इरोजन के कारण बनता है, ठीक है, घाटियां बन गई, घाटी बन गई, ठीक है। फिर आप देखते हैं मिनेंडर्स बन गया, डेल्टा बन गया। डेल्टा आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा जो है काफी एनरिच्ड होता है, ठीक है, वहां पे सारे मिनरल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, मिनरल रिच सॉइल होती है, काफी फर्टाइल होती है। ये सारे जो चीजें हैं, एल्यूवियल फैंस होते हैं, ये सब जो है आपका किसके कारण बनता है, पानी के कारण जो इरोजन हो रहा है उसके कारण। अब हम देखते हैं थोड़ा सा विंड के कारण किस तरीके का इरोजन दिखता है। अब आप यहां देखेंगे एक्शन जो है विंड के कारण, तो आपको इस तरीके के पैडी प्लेन्स हो गए, ठीक है, हॉलोज वगैरह देखने को मिल गए। आप नीचे देखेंगे यहां पे, ठीक है, इसकी फोटो नहीं है पर आप देखते हैं कि जैसे हमने वहां ऊपर देखा था, ठीक है, यहां पे ये क्या है, ये भी किसके कारण बना, विंड के कारण ही बना है हमारा। ये देखिए, ये जो है अब यहां पे विंड आएगी, विंड का एक्शन के कारण थोड़ा थोड़ा जाता जाएगा। आप देखते हैं कि जैसे सपोज रेगिस्तान में कोई एक बड़ा सा पत्थर था, तो उसके बीच की चीजें जो है वो टूट गई, ब्रेक डाउन हो गया, तो वो इस तरीके का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी चीजें रहती हैं ये विंड के कारण बनते हैं। तो ये क्या हमने पढ़ा इरोजन, ठीक है, हमने वेदरिंग पढ़ लिया, इरोजन पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर था इसको अब हम अभी खत्म करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया है, फॉसिल्स, जीवाश्म के बारे में पढ़ा और वेदरिंग और इरोजन के बारे में हमने कवर किया है, ठीक। अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है, सॉइल कैसे बनती है, उसकी लेयर्स क्या है, किस तरीके से बनेगी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसका ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन कैसे रहेगा, कंटामिनेशन कैसे होता है, ग्राउंड वाटर इकट्ठा कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। हम साथ में पढ़ेंगे कि कोयला कैसे बनता है, कोयले का फॉर्मेशन क्या होगा, क्या उसके प्रकार रहते हैं, और फिर नेचुरल गैस और ऑयल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ में ही आपकी पूरी जियोलॉजी जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको साथ में हिंदी, मैथ्स, निबंध, ठीक है, आपकी रियासतें, ये सारी चीजें जो है हमने पूरी कंप्लीट करवाई हैं, तो वो भी लेक्चर्स जो है वो आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।